सियासत का ये मानो भक्ति काल है। आज के सियासी माहौल को देखकर कोई ये बातें कह सकता है। 2019 के महासंग्राम की आहट अभी से सुनाई दे रही है और राम मंदिर का मुद्दा केंद्र में है। संघ से लेकर दूसरे हिंदुवादी नेता और बीजेपी के तमाम नेता राम मंदिर निर्माण के समर्थन में बयान दे रहे हैं। 2019 के महासंग्राम से पहले 3 राज्यों में, बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हैं और इन चुनावों में भी इसकी तपिश महसूस की जा रही है। एक बार फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान चुनाव से पहले राहुल मंदिर दौरे पर है। इससे पहले गुजरात चुनाव के दौरान राहुल ने 25 मंदिरों में मत्था टेका था। उसके बाद कर्नाटक में वो 19 मठ और मंदिरों के दौरे पर गए थे। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में नामांकन दाखिल करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री रमन सिंह, हिंदुत्व के सबसे लोकप्रिय चेहरों में से एक यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पहुंचते हैं। चुनाव में धर्म की गूंज के बीच सवाल विकास और दूसरे मुद्दों का है। सवाल है कि क्या मुद्दों पर लड़ा जाएगा विधानसभा चुनाव या फिर आस्था के नाम पर, और यही सब कुछ समझने की कोशिश आज इंडिया बोले। और इस जरूरी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता राजीव जेटली जी हैं। हमारे साथ साजिद रशीदी साहब जुड़ रहे हैं, आप धर्मगुरु हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं विजय शंकर तिवारी साहब, आप प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के। और हमारे साथ जफर अमीन साहब जुड़ रहे हैं, आप प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। और आप तमाम खास मेहमानों से सवाल करने के लिए देश की युवा पीढ़ी भी यहां पर मौजूद है। लेकिन सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं उससे पहले इसी मुद्दे से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। 2019 में सियासत का सबसे बड़ा महासंग्राम है और एक बार फिर राजनीति के केंद्र में है राम मंदिर। राम मंदिर मामले पर देश के सर्वोच्च अदालत पर देश की निगाहें टिकी थी, लेकिन अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने जनवरी 2019 तक के लिए सुनवाई टाल दी, जिसके बाद सियासत में उबाल आना शुरू हो गया। सुनवाई टलने के बाद साधु संतों में आक्रोश है। वहीं वीएचपी ने सरकार से अपील की है कि वो अध्यादेश लाए। हम केंद्र सरकार से प्रार्थना करते हैं कि वह जल्दी कानून बना करके राम जन्मभूमि के स्थान पर एक भव्य मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त करे। कोर्ट फैसला करेगा, आज करे कल करे, कोर्ट को फैसला करना है, चाहे जितनी बार भी लटकाता रहे, कोर्ट ही फैसला करेगा। मामला सिर्फ साधु संतों और वीएचपी तक ही सीमित नहीं है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने तो हिंदुत्व कार्ड खेलकर विवादित बयान दे दिया। अब हिंदुओं का सब्र इंतजार का टूट रहा है। मुझे भय है कि अगर हिंदुओं का सब्र टूटा तो क्या होगा ये कोई नहीं कह सकता। इस पर तो विवाद होनी ही नहीं चाहिए। मैं इनको चैलेंज कर रहा हूं, मोदी प्राइम मिनिस्टर को, कि गिरिराज को अटॉर्नी जनरल बना दीजिए और इनको जनवरी में हियरिंग जब होगी वो खड़े रह के ये जुमला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने कह दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले पर अगली सुनवाई जनवरी 2019 में होगी, लेकिन इससे पहले राजनीतिक पार्टियां राम नाम पर सियासी रोटियां सेकनी शुरू कर दी हैं। टीम न्यूज नेशन। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले राजीव जेटली साहब आपसे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान चुनाव का आधार क्या, चुनाव के मुद्दे क्या? देखिए, विकास विकास और विकास लोगों की भावनाओं के साथ चलना चाहिए और लोगों की भावनाएं कहीं पे भी आहत नहीं होनी चाहिए, चाहे वो भावनाएं किसी भी बात से जुड़ी हों। एक आदमी को रोटी कपड़ा मकान चाहिए और रोटी कपड़ा मकान और विकास जो देता है उसी के साथ वहाँ की जनता चलती है। नेतृत्व ने प्रूव किया है इस बात को, चाहे मध्य प्रदेश की बात कीजिए, चाहे छत्तीसगढ़ की बात कीजिए, चाहे राजस्थान की बात कीजिए। जनता की ज़रूरतों को पूरा करने के बाद अगर उनकी आस्था में भी कोई रोड़ा पहुंचाता है तो कहीं ना कहीं वो उनकी भावनाओं को आहत कर रहा है, जिसके लिए हमारी प्रतिबद्धता है। हम विकास देना चाहते हैं, विकास के साथ चलते हैं और लोगों की भावनाओं का ख्याल रखना चाहते हैं, यही हमारा उद्देश्य है। और जफर अमीन साहब, इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात से जो बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पर कह रहे हैं, राज्यों का चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है? देखिए, विकास के मुद्दे पर इन्होंने पिछला चुनाव भी लड़ा था यही कह के 125 करोड़ लोगों का विकास करेंगे। इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी से जोड़ेंगे, 10 करोड़ लोगों को देना चाहिए था, बल्कि 2 करोड़ लोग नोटबंदी की वजह से निकाल दिए गए, आज बेरोजगार होकर सड़क पर घूम रहे हैं। इन्होंने कहा था कि 100 स्मार्ट सिटी बनेगा, एक नहीं बना। इन्होंने कहा था कि बनारस को
क्योटो बनाएंगे, एक नहीं हुआ। इन्होंने कहा डीजल पेट्रोल कम करेंगे, 1.5 गुना बढ़ गया। इन्होंने जितना भी वादा किया था, महंगाई के लेके कहा था कि 100 दिन में महंगाई कम हो जाएगी, आज महंगाई चरम सीमा पे पहुंच ठीक है। लेकिन जफर अमीन साहब, मध्य प्रदेश में तो आप भी चुनावी मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी किन मुद्दों पर लड़ रही है मध्य प्रदेश में? तो हम विकास के मुद्दे पे लड़ रहे हैं, ये हिंदुत्व के मुद्दे पे लड़ेंगे चुनाव। इनके पास कोई दूसरा और इनके बयानात राम मंदिर बनाने के आ रहे हैं। जफर अमीन साहब, सपा का मुद्दा क्या? नहीं, योगी जी गए हैं, सुनिए समाजवादी पार्टी सीधे सीधे विकास पर चुनाव के मैदान में है जी, और भारतीय जनता पार्टी कैसा मॉडल लेके जाएंगे तो बताइए। उस पे जो जनता के बीच आक्रोश है जी, उसके खिलाफ जो है चुनाव के मैदान में जा रहे हैं विजय शंकर तिवारी जी। और जनता, बीजेपी भी कह रही है कि विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे चुनाव, समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे चुनाव, कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ेंगे, शायद वो भी कहेंगे विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे चुनाव। विश्व हिंदू परिषद कहां पाती है खुद को? फिर राम मंदिर का क्या होगा, आस्था का क्या होगा अगर हर कोई विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा है? अनुराग जी, आजकल ये लोग, जो लोग बहुत पहले तक ये बात करते थे कि हम इस मुद्दे पर लड़ेंगे और मस्जिद बनाएंगे, आज वो हमसे पूछते हैं कि मंदिर कब बना रहे हो। हम जिस डिबेट में बैठते हैं वो हमसे एक ही प्रश्न करते हैं कि मंदिर कब बना रहे हो। यानी जो खुद की मस्जिद की बात करते थे, मंदिर बनाने की बात करते हैं। यानी जो आज भी राम मंदिर पर बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मंदिर जा रहे हैं, शिव भक्त बनकर जा रहे हैं। और जो लोग बिल्कुल ये कहते थे कि जब राम मंदिर जो ढांचा गिरा था, उस समय मुलायम सिंह जी ने कहा कि 18 लोग मारे गए, 36 मर जाते तो भी कोई समस्या नहीं थी। एक मिनट जी, कहिए विजय जी, कहिए अपनी बात। आपने बात कर ली, मैं बात कर रहा हूँ। सुनिए, सुन लीजिए। तो वही मुलायम सिंह जी के क्षेत्र में विष्णु मूर्ति का अनावरण किया जाता है, बड़ी बड़ी बातें की। यानी ये जब सारे के सारे लोग ये धार्मिक मुद्दे पर आकर खड़े हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह अनुराग जी कि हिंदुत्व का मुद्दा इन सबके सिर पर चढ़कर बोल रहा है। इसके पहले हर हिंदू को तिरस्कृत करने का काम करते थे, अब ये तिरस्कृत करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। ये इस सारे चुनाव में, ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। साजिद रशीदी, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं क्या जो बात यहाँ पर विजय शंकर तिवारी कह रहे हैं कि देखिए साहब, जिनके एजेंडे में मंदिर नहीं मस्जिद था, उनका भी एजेंडा बदल चुका है, वो भी अब भगवान विष्णु के मंदिर का दावा कर रहे हैं, कहीं एजेंडा शिफ्ट हो रहा है क्या? देखिए, एक चीज़ पहले मैं आपको ये बता दूं अनुराग जी, जेटली जी ने विकास की बात की है, मैं सहमत हूं इनकी बात से। विकास बहुत हुआ है, लेकिन विकास कहां हुआ है वो समझने की ज़रूरत है। विकास हुआ है नफरत में, विकास हुआ है बेरोजगारी में, विकास हुआ है मंदिर और मस्जिद की लड़ाई में। अगर आप देखें 10 साल पहले का जो हिंदुस्तान था, आज वो हिंदुस्तान नहीं है। एक चीज और कह दूं मैं, इनको राम मंदिर में आस्था नहीं है। अगर इनको राम मंदिर में आस्था होती, देखिए जब आदमी सुबह उठता है तो आस्था का मतलब ये होता है मुसलमान मस्जिद में जाता है, हिंदू मंदिर में जाता है, मत्था टेकता है, अपनी जरूरतें मांगता है ऊपर वाले से। लेकिन ये लोग पिछले 4 साल में मंदिर का इन्होंने कोई नाम नहीं लिया। अब 2019 की चुनाव फिर इन्होंने मंदिर का नाम शुरू कर दिया। तो ये आस्था नहीं है, अभय दुबे हमारे साथ चुनावी मुद्दा है इनका। राजीव जेटली, मैं आऊंगा आपके पास। अभय दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। अभय जी, हमने सुना यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को, हमने सुना यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता को, जो कह रहे हैं कि साहब राज्यों के विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी का जो आधार है वो है सिर्फ और सिर्फ विकास। क्या कांग्रेस का भी विकास ही आधार है? देखिए, विकास तो मुद्दा है ही। जो बीते 15 वर्षों का मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और 5 वर्षों का राजस्थान में अवरुद्ध विकास है, वो बड़ा मुद्दा है। मगर साथ साथ हम ये बात भी कहते हैं कि जो छद्म वेश धारण किया है हिंदुत्व का भारतीय जनता पार्टी ने, उसकी सच्चाई क्या है? भगवान राम को अयोध्या से लेकर चित्रकूट तक मध्य प्रदेश के धोखा दिया। यहाँ 1 अक्टूबर 2007 को घोषणा की कि रामवत पथ वन मतलब विकास के साथ आस्था का भी जिक्र होगा। ये यात्रा निकाली सैकड़ों करोड़ रुपए की, विकास के साथ कांग्रेस आस्था का भी जिक्र करेगी। अभय दुबे, आप ये कह रहे हैं, इसका मतलब ये निकाला जाए? बिल्कुल होगा, क्योंकि जिस ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। एनके सिंह साहब, राजीव जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आऊंगा आपके पास। एनके सिंह साहब, ये हर कोई कह रहा है कि हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, अधर्मी सत्ता को ईमानदार दावे हैं? प्रशस्त मार्ग पर भी चलना होगा। आते हैं अभय जी। एनके सिंह सर, ये वाकई ईमानदार दावे हैं क्या? नहीं, इनमें से कोई भी दावा ईमानदार नहीं है, ये पार्शियल ट्रूथ है।
ये आंशिक सत्य है। हकीकत ये है कि वहां तक इस पिच को ले जाना है कम्युनल कास्ट, ताकि वो कन्वर्ट हो सके हमारे इलेक्टोरल गेन्स में, और बाकी विकास का छौंका लगाते रहे, इसे दाल में छौंका लगाते हैं ना, ये सिर्फ विकास का उसी के लिए है। तो इंडिया बोले में आज बात हो रही है सियासत की, और ये समझने की कोशिश की क्या आने वाले विधानसभा चुनावों में राजनीतिक दल विकास के आधार पर वोट मांगने की कोशिश करेंगे या फिर धर्म, जाति और आस्था को लेकर। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और इस देश की युवा पीढ़ी भी। सबसे पहले सवाल लेते हैं और उसके बाद जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। कुछ सवाल जो इस मुद्दे पर। जी, खड़े हो जाइए। मेरा सवाल कांग्रेस से है कि यदि आप विकास की बात करते हैं तो अचानक से राहुल गांधी का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया कि वो कैलाश मानसरोवर से लेकर सारे मंदिरों के चक्कर लगाने लगे, जबकि आज तक वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते आ रहे हैं। ठीक है अभय जी, आपसे जवाब लेंगे, लेकिन कुछ और सवाल पहले लेते हैं। सर, जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तब ₹1 $1 के बराबर था, लेकिन अभी 2018 में करीब 70 के पार पहुंच चुका है। तो राजनीति तो अमेरिका में भी होती है और यहाँ भी हो रही है, लेकिन वो इतना विकसित कैसे हो चुका, हम इतना पीछे क्यों हैं? ठीक है, कुछ और सवाल। सर, मेरा सवाल सारी पॉलिटिकल पार्टीज से है, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि विकास मुद्दा है, विकास मुद्दा है। तो हम युवा, हमको क्या चाहिए? अभी आप लोग आगे चल के धर्म की राजनीति ले आएंगे, लेकिन एज ए युवा हम लोग को जॉब चाहिए और हम लोग के पास जॉब नहीं है, तो इसके बारे में क्या होगा? मेरा सवाल सारी पॉलिटिकल पार्टीज से है कि जब सभी ये चाहते हैं कि विकास का मुद्दा हो, तो बार बार एक दूसरे को पॉइंट आउट करके इलेक्शन के टाइम्स पे ये धर्म का मुद्दा उठाया ही क्यों जाता है? देखिए राजीव जेटली, सबसे पहले आपसे चाहूंगा ईमानदारी से आप जवाब दें। जैसे ही विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू होती है, राम मंदिर का जिक्र एक साथ से आप शुरू कर देते हैं। विश्व हिंदू परिषद वहां पर ट्रक भेजने की बात करता है। संघ प्रमुख कहते हैं कि साहब अदालत से फैसला आता रहेगा, आप पहले कानून बनाइए और मंदिर का निर्माण शुरू कर दीजिए। उससे पहले बयान आता है कि इस बार की दिवाली तो राम मंदिर में ही बनेगी। ये सब कुछ चुनाव से पहले क्यों? हमने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का विकास किया है, साथ में हम कमिटेड है इस बात को लेकर कि राम मंदिर वहीं बनेगा। क्या कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इस डिबेट के ऊपर इस बात को कह सकते हैं कि राम मंदिर वहीं बनना चाहिए? साजिद रशीदी, एक वर्ग को, एक समुदाय को किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ टैग करने की कोशिश की जाती है, क्या ये भी सामान्य है या इसके खतरे कहीं ज्यादा हैं जिनको समझना बेहद जरूरी है? नहीं, देखिए ये तो आज़ादी के बाद से होता आया है। कांग्रेस ने सबसे पहले मुसलमानों को टारगेट किया और वो 65-70 साल तक करती रही। मुसलमानों को देने के नाम पर उसने कुछ नहीं दिया, ढंढोरा उसने बहुत पीटा। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी उसके सामने ही आई, दलित से भी बदतर मुसलमान जिंदगी जी रहा है। मेरा प्रश्न एक ये है जेटली जी से, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए राम मंदिर अयोध्या में बने, इससे किसी को भी इनकार नहीं है, मुसलमान भी इससे इनकार नहीं कर रहा है। मैं खुद अपनी तरफ से कहता हूँ, आप कल से राम मंदिर शुरू कीजिए, 1 लाख का चंदा मैं देने को तैयार हूँ। तो आप देख रहे हैं इंडिया बोले, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव की, और ये समझने की कोशिश की क्या विधानसभा चुनाव धर्म और आस्था के आधार पर लड़े जाने हैं या वाकई ईमानदारी से विकास की बात हो सकेगी। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और सवाल पूछने के लिए देश की युवा पीढ़ी भी। लेकिन सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं उससे पहले इसी मुद्दे से जुड़ी एक और रिपोर्ट देखिए। क्या सियासत का भक्ति काल शुरू हो चुका है? क्या अब नेता विकास की जगह धर्म की राजनीति कर रहे हैं? 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कमोबेश ऐसी तस्वीरें हर ओर से दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मंदिर मंदिर मत्था टेक रहे हैं, वहीं बीजेपी के दिग्गज नेता हिंदुत्व कार्ड खेलते दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचे और शिव की आराधना की। महाकाल के दरबार में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के हाजिरी लगाने के करीब 3.5 महीने बाद राहुल गांधी महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचे। सिर्फ राहुल ही नहीं, बीजेपी भी भक्ति और हिंदुत्व की सियासत में जुटी दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह जब नामांकन दाखिल करने पहुंचे तो उनके साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दिखाई दिए। रमन सिंह ने योगी के पांव छूकर जीत का आशीर्वाद लिया। योगी को कट्टर हिंदुत्व का चेहरा माना जाता है। ऐसे में योगी के छत्तीसगढ़ जाने के सियासी मायने को समझा जा सकता है। वहीं राजस्थान में अवैध बांग्लादेशी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी नर्मदा के नाम से सियासी कार्ड खेल रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता कमलनाथ ने गाय पर चुनावी दांव लगा दिया है। कमलनाथ ने ऐलान किया है कि चुनाव जीतने के बाद हर ग्राम पंचायत में गौशाला बनाई जाएगी। नेताओं के एजेंडे से साफ है कि अब विकास की नहीं बल्कि धर्म की राजनीति हो रही है। टीम न्यूज नेशन। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं खास मेहमानों के साथ। एनके सिंह साहब, बहुत संक्षेप में शुरुआत आपसे ही करूंगा। सर, विकास की क्या वाकई बात होती है ईमानदारी से, और क्या आपको लगता है कि विकास से जुड़े आंकड़ों का इस्तेमाल हर नेता अपने अपने तरीके से करता है? जी हाँ, ये इसको कहते हैं सेलेक्टिव एप्रोप्रिएशन ऑफ फैक्ट्स। अपने मतलब का आपने एक आंकड़ा दे दिया
और उससे आपने पूरा बता दिया कि विकास हुआ नहीं है। इस पे कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी के शासन में केंद्र सरकार जब से आई है कुछ पैरामीटर्स जरूर अच्छे हुए हैं, लेकिन तमाम पैरामीटर्स हैं जिसको जो नेगेटिव रहे हैं। उदाहरण के लिए रोजगार, मुझे याद आता है 2010 में इंडिया का 70 साल का हाईएस्ट रोजगार एम्प्लॉयमेंट बढ़ा था, आज काफी कम हो गया है। और इतना कम हुआ है कि जॉब मार्केट में 2 करोड़ लड़के रोज हर साल खड़े हो जाते हैं, जबकि 3 लाख रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं। ये एक पैथेटिक सिचुएशन है, लेकिन कहीं विकास हुआ भी है। रोड्स हमारे काफी बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। तो विकास को जनता को पहले तो समझना पड़ेगा, और पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंडा में सब कुछ विकास प्रेरक होना चाहिए था। लेकिन हमारी मुश्किल यह है कि जैसे ही चुनाव नजदीक आता है, और मुश्किल यह है कि राहुल गांधी को भी मजबूरी में क्यों जाना पड़ रहा है। आज जब आपने सेकुलरिज्म किया था, जो बड़ा बढ़िया अभी इन्होंने बताया कि उस समय तो आप मुस्लिम वोइंग करते थे, लेकिन उनका लाभ कल्याण कुछ नहीं किया। अब यहां पे आके जब कंसोलिडेशन हिंदुओं में हुआ है, तब ये दिक्कत आ रही है। जफर अमीन साहब, ये सिर्फ आलोचना ही क्यों दिखती है नेताओं में, राजनीतिक वर्ग में? अगर आप मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या इतना साहस है कि आप तारीफ करें मध्य प्रदेश सरकार की कि साहब आपने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई है, हम उसका स्वागत करते हैं। आपने दुष्कर्म करने वाले लोगों के खिलाफ फांसी का प्रावधान लाने वाला अध्यादेश सबसे पहले अमल में लाया है, हम उसका स्वागत करते हैं। छत्तीसगढ़ में अगर रमन सिंह की सरकार पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए जानी जाती है तो हम उसकी तारीफ करते हैं। ये सिर्फ आलोचना क्यों, विरोध क्यों? जफर अमीन साहब, व्यापम घोटाला इस देश का सबसे बड़ा घोटाला है, जो मध्य प्रदेश का है। राजू जेटली जी, आपके वहां मध्य प्रदेश में जेल में आतंकवादी लकड़ी की चाबी से बैरिक का ताला खोल के बाहर चला जा रहा है, जिसका इनकाउंटर हो रहा है। ठीक है, लकड़ी से आप लोगों ने एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा जिसका जिक्र अभी जफर अमीन ने यहाँ पर किया। 1.5 दशक से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आपके मुख्यमंत्री हैं, जिनको आप अपने चेहरे के तौर पर लगातार गिनाते आए, दिखाते आए। क्या वजह आन पड़ेगी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नामांकन के लिए आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर जाते हैं? 15 साल के अनुभव वाले मुख्यमंत्री का पर्चा दाखिल कराने के लिए 1-1.25 साल के अनुभव वाले मुख्यमंत्री की जरूरत क्या पड़ जाती है? जो कि 15 साल छोटा है उनसे उम्र में, बिल्कुल उसके पैर छूते हैं। क्या वो एक हिंदुत्व की छवि दिखाने की तो कोशिश नहीं है विकास के तमाम दावों के बीच? बिल्कुल सच सच बताइएगा। मैं बता रहा हूं आपको, बिल्कुल नहीं। एक सक्षम नेतृत्व को दूसरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी जरूर भेजती है। वो अलग बात है कि कांग्रेस पार्टी के जो नुमाइंदे होते हैं, कैंडिडेट होते हैं, वो नहीं चाहते कि राहुल गांधी उनके नामांकन में आए, क्योंकि उन्हें खतरा होता है कि राहुल गांधी जैसे ही हमारे नामांकन में आएंगे, हमारी अपनी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन उठ जाएगा। हमारे पास सक्षम नेतृत्व है पूरे देश के अंदर, इसलिए हमें अच्छा लगता है कि हमारा एक प्रदेश का मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री के नामांकन जाने के बावजूद खुद के मंदिर का चुनाव हार गए वहां उत्तर प्रदेश। तो बता दीजिए, बीच में बोल रहे हैं तो बताइए ना। मैंने आपसे कहा तुलनात्मक अध्ययन बताइए मुझे मध्य प्रदेश का, अंधकार वाला मध्य प्रदेश, अंधकार वाला छत्तीसगढ़। राजीव जी, आपने अपनी बात कही। अभय दुबे, जरा आप राजीव जेटली पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, जरा आप भी इस सवाल का जवाब दीजिएगा सर। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जहां आप विकास के दावे के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, विकास के दावे को आगे ले जाने वाला चेहरा कौन है आपका? राहुल गांधी जी का कहना है कि विचारों का और नीतियों का नेतृत्व होना, अनुराग जी, विचारों का और नीतियों का नेतृत्व होना चाहिए। हमने देख लिया व्यक्तियों का नेतृत्व। नरेंद्र मोदी को महिमा मंडित किया, राहुल गांधी को बनाएंगे क्या? शिवराज को महिमा मंडित किया, प्रदेश को बर्बाद कर दिया। एनके सिंह साहब, अभय दुबे बातों को घुमा कर बता रहे हैं, क्या आपको लगता है कि दरअसल में मजबूरी है? ये कह सकते हैं कि देखिए साहब, हमारे यहाँ पर तो जो विधायक हैं वो चुनते हैं अपना चेहरा, लेकिन कांग्रेस का अतीत ऐसा रहा है, ये बात, ये फॉर्मूला लागू नहीं होता कांग्रेस पार्टी पर। नहीं, सभी पार्टियों का यह अतीत रहा है। सभी पार्टियों में यह रहा है कि चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट नहीं दे रहे, लेकिन कांग्रेस की समस्या दूसरी है। छत्तीसगढ़ में इनके पास कोई चेहरा नहीं है, और मध्य प्रदेश में इतने चेहरे हैं कि आपस में ही कंफ्यूजन हो जाता है कि किसको आगे लाए, क्योंकि बाकी सब पलट देंगे उनको। तो ये जो लड़ाई का है, इसलिए अभय दुबे जी का समस्या समझ में आता है कि वो नाम मध्य प्रदेश में नहीं कर सकते। छत्तीसगढ़ में भी नहीं है। छत्तीसगढ़ में चूंकि आपके पास है नहीं, एक सेकेंडरी टर्शियरी लीडरशिप जो होती है वो आपने ग्रो ही नहीं होने दिया। एक था वो किसा के अलग चला गया। तो आपकी मजबूरी यह है कि रडरलेस पार्टी वहां पे है छत्तीसगढ़ में। यहां पे इतने ज्यादा नेता हैं कि आपस में 30 सीटों पे लेके झगड़ा हो रहा है, और उस सब के
बीच में जो आपने एक कटिंग एज आपने लिया था पिछले 6 महीने में और लगता था कि कांग्रेस बहुत अच्छा करेगी, इधर वो कमजोर हो गई है। अभय जी मैं आऊंगा आपके पास, उसकी वजह से अभय जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन जफर अमीन बहुत संक्षेप में, कांग्रेस की इस तरीके की वापों की स्थिति जहां पर चेहरा तक तय नहीं हो पा रहा है और इस बीच सपा का अलग चुनाव लड़ना और बाकी दलों का अलग चुनाव लड़ना, आपको लगता है कि 2019 के लिए जिस महागठबंधन का ख्वाब आप देख रहे थे, इन विधानसभा चुनावों से उसको एक बड़ा झटका लगता है और विकास की उम्मीद जो आप 2019 के लिहाज से दिखाते हैं, झटका उसको भी लगता है? जो हालात हैं उसमें हमारा सीधा सा कहना है कि सत्ता पक्ष के खिलाफ माहौल है, जनता आक्रोशित है, भले ही विपक्षी दल में एकता नहीं है, खड़ी है, ठीक है, भले ही विपक्षी दल एकजुट नहीं है, भूल जाए कि किसी राज्य में उसकी विजय शंकर तिवारी हमारे साथ बने हुए विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी साहब, आपको लगता है कि 2019 अगर जीतना है तो 2018 के इन विधानसभा चुनावों में भी राम मंदिर का ही जिक्र करना होगा, धर्म का ही जिक्र करना होगा, आस्था का ही जिक्र करना होगा, जीत इसी के सहारे है? देखो अनुराग जी ये चुनावी मुद्दे की बात हम कभी भी नहीं करते हैं। हम तो हमेशा एक बात करते हैं कि आस्था और विकास दोनों को जैसे विरोधी दिखाया गया है कि अगर आस्था की बात करेंगे तो विकास रुक जाएगा, आज तक आस्था की बात करने पर कोई विकास रुका है क्या? अगर हम राम मंदिर की बात करते हैं, राम मंदिर का डिस्कोर्स लाते हैं, तो बताइए देश में सड़कें बननी बंद हो गई क्या? अस्पताल बनने बंद हो गए क्या? नहीं सर, सड़कें और अस्पताल तो बन रहे हैं, लेकिन राम मंदिर नहीं बन रहा है जिसकी आप बात कर रहे हैं, और विपक्ष कहता है कि आप सिर्फ बात ही कर रहे हैं। कहते हैं कि ये हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अब वो बनना चाहिए, बिल्कुल अनुराग जी बिल्कुल वो बनना चाहिए और वो बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जो युवा पीढ़ी है उसके जहन में सवाल किस तरीके के हैं इन मुद्दों को लेकर, और विकास फिर कहीं एक बार पीछे तो नहीं छूट जा रहा है तमाम सरकारी दावे और विपक्ष के हमलों के बीच में? सवाल एक बार लेते हैं जी। मेरा सवाल राजीव सर से है कि क्या विकास बोलने से सिर्फ विकास हो जाएगा, और अगर ऐसा है तो अब तक क्यों नहीं हुआ विकास नजर नहीं आता है आपको? सर मेरा सवाल ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज वोट लेने के लिए सिर्फ दिखावा क्यों करती है और आस्था धर्म का नाम क्यों लेती हैं? ठीक है। मेरा सवाल ये है कि अगर हर कोई चुनाव में विकास का मुद्दा लेकर जा रहा है तो चुनाव से पहले ही हर कोई राम मंदिर का मुद्दा क्यों उठाता है, जबकि सब जानते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे आधारित है। जो देश का युवा वर्ग सीधे तौर पर कह रहा है कि साहब विकास की बात क्यों नहीं हो रही है, क्या आपको लगता है कि वो मुल्क जहां पर युवा आबादी सबसे ज्यादा है, दरअसल में उसी की आवाज को नजरअंदाज कर रहा है हमारा पॉलिटिकल क्लास? देखिए, हमने चर्चा की शुरुआत में भी ये बात रखी कि हम केवल विकास की बात करेंगे। जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं, मुझे लगता है जो बच्चे मध्य प्रदेश से आते होंगे शायद वो प्रश्न ही नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि उनके माता पिता ने वो मध्य प्रदेश देखा है जिस मध्य प्रदेश को एक बंजर जमीन कहा जाता था। अगर उसको पूरी तरह से आज एग्रीकल्चर में बदला, और वही मध्य प्रदेश जहाँ बिजली, मैं केवल ये बोलना चाहता हूँ, जहाँ बिजली नहीं हुआ करती थी वो मध्य प्रदेश की जनता जानती है। और 15 साल से अगर किसी मुख्यमंत्री को चुन के रखा तो उनके पास आधार है उनको चुनने का। और मैंने अभी अभय दुबे जी से क्वेश्चन उठाया, आप मुझे बताइए कैसा मध्य प्रदेश बदल गया नहीं दे पाए? क्या वाकई विकास प्राथमिकता में? बहुत संक्षेप में बोलिए। देखिए, आपके टीवी की डिबेट में मुद्दा हो सकता है और मेरे आस्था का मुद्दा हो सकता है, लेकिन निर्णायक भूमिका इस देश का, हिंदुस्तान का युवा और नागरिक विकास पर ही तय करेगा। ये आज कह देना चाहता हूं मैं आपको। ठीक है, लेकिन अभय दुबे जो सवाल यहाँ पर रखा था, प्रदेशों की अकर्मण्यता है, उसी पर वोट होगा। कांग्रेस पार्टी देश में भी जो परिस्थितियां हैं, कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता में धर्म और आस्था नहीं थी, क्या वाकई वो सिर्फ विकास के एजेंडे पर आगे चलती थी? और अगर ऐसा होता तो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने यह क्यों कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है? तो आप देख रहे हैं इंडिया बोले, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इस मुल्क की सियासत धर्म और जाति पर ही टिकी रहेगी या वाकई ईमानदारी से विकास की बात हो सकेगी? साजिद रशीदी साहब, आपने सभी पक्षों को सुना, अपनी बात भी कही, क्या वाकई सियासत बदल पाएगी कभी? देखिए, मैं जहां तक समझता हूं, सियासत नाम है खिदमत का, और ये अब खिदमत नहीं रह गई है, ये अब जुआ बन गया है। चूंकि टिकट से लेकर इलेक्शन लड़ने तक जितना पैसा बहाता है कैंडिडेट, जब तक वो रिकवर नहीं करेगा, चाहे किसी को मारकर हो या किसी को लूटकर हो, जब तक वो हटेगा नहीं। पार्टियां बगैर पैसे के टिकट देना शुरू करें, चुनाव बगैर पैसे के लड़ा जाए, उससे पहले ये संभव नहीं है कि ईमानदारी इस देश में आ सकती है, क्योंकि बहुत बड़ा करप्शन है। ये इतना बड़ा करप्शन है कि युवाओं को रोजगार मिलना बहुत दूर की बात है, सोचा भी नहीं जा सकता। जफर अमीन साहब, बहुत संक्षेप में, क्या वाकई विकास की बात ईमानदारी से कर सकेंगे हमारे नेता, सिर्फ इस चुनाव में नहीं, आने वाले वक्त में भी? देखिए, हमारे नेता सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर जो विकास किया है
उसको पूरा उत्तर प्रदेश आज की तारीख में चिल्ला रहा है। हम एक मिसाल देना चाहेंगे कि यहाँ के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उन्होंने सीधे कहा कि नौकरी बहुत है मगर नौकरी के लायक उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है। आज आप बताइए कि ऐसा जुमला कहना युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है कि नहीं है? अगर विकास की सियासत इस मुल्क में होने लगी, ऐसा तो नहीं है कि आपके अंदर कहीं डर बैठा हुआ है, फिर आपके संगठन और आप जैसे तमाम संगठनों के अस्तित्व का क्या होगा? अनुराग जी, हम ये मानते हैं धर्म ही विकास ही धर्म का अर्थ है, धर्म का अर्थ ही विकास है। धर्म के जो 16 सूत्र हैं, विकास करने के लिए 16 की आवश्यकता पड़ती है। मैं मानकर चलता हूं कि धर्म और विकास को अलग अलग जोड़ने की बजाय ऐसा मानना चाहिए एक दूसरे के पूरक हैं। ये जिस दिन मानना शुरू कर दिया जाएगा उस दिन कोई भी वैमनस्यता नहीं होगी। अभय दुबे साहब, जो बात यहाँ पर विजय शंकर तिवारी कह रहे हैं, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? और जब बीएचपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि साहब धर्म का आधार ही विकास है, तो फिर इस तरीके के आरोपों की जरूरत क्या बच जाती है? आपको स्वागत करना चाहिए, गले मिलना चाहिए। हम चुनाव में जा रहे हैं, बिजली पूरी बिल हाफ, 10 दिन में किसान का कर्जा माफ, एग्रीकल्चर कॉरिडोर, इंटर डिस्ट्रिक्ट फ्रेट कॉरिडोर, इंटर डिस्ट्रिक्ट ड्रिंकिंग वाटर ग्रिड, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्लान ऑफ सारे विलेजेस। तो हम लोगों ने बहुत वाइब्रेंट अभी हमारा मैनिफेस्टो आने वाला है, मतलब रामराज्य जैसा कुछ बन जाएगा, अक्षरशः वादा पूरा करेंगे। इसी को प्रसारित कर हम अपेक्षा कर रहे हैं। केवल विकास विकास विकास, मैंने आपको बोला विकास और लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो, बिल्कुल स्पष्ट करते हैं। राम मंदिर वहीं, एक सेकंड अनुराग जी, राम मंदिर वहीं बनेगा। पूरी चर्चा के अंदर कांग्रेस ने एक बार भी नहीं बोला, एक बार भी नहीं बोला क्या वो राम मंदिर के साथ है या नहीं है, क्या वो राम मंदिर बात चाहते हैं नहीं चाहते हैं। इसीलिए कहा था कि मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने कहा हिंदू समाज तोड़िए, बाकी हम आपके साथ। वो मुल्क जिसकी युवा आबादी सबसे ज्यादा है, वो मुल्क जहां पर साक्षरता का प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या हम उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में ईमानदार सियासत होगी? 2004 में वाजपेयी जी ने बहुत विकास किया था जेटली जी के बकौल, लेकिन 2004 में वो हार गए। कांग्रेस ने जबरदस्त विकास किया साहब, 2014 में हार गए और 14 में आए तो मोदी जी ने विकास करना शुरू किया। आप देख रहे हैं कि स्थिति अभी क्या हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये विकास नहीं है, ये लोग कहीं ले जाते हैं जाति पे, धर्म पे, लेकिन अब धीरे धीरे ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बदल रहा है। और मेरी उम्मीद है कि अगले 10 साल बाद अगर आप देखेंगे तो किसी पार्टी की हिम्मत नहीं होगी कि चुनाव के दौरान वो राम मंदिर या मस्जिद का नाम ले। तो इंडिया बोले में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।